नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आनंद गिरी नामजद एफआईआर में आगा और संदीप तिवारी का नाम नहीं है। सुसाइड नोट में दोनों के नाम का जिक्र है और प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर की गई। 306 के तहत आनंद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही बड़ी खबर इस वक्त की, हाल ही में महंत नरेंद्र गिरी की जो मृत्यु हुई है उसके बाद उनका शव बरामद किया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में एक सुसाइड नोट पुलिस को वहां से मिला है और प्रयागराज में 306 के तहत आनंद पर अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि हाल ही में महंत की उनके शिष्यों के साथ किसी बात को लेकर विवाद की खबरें सामने आई थी और महंत नरेंद्र गिरी की उसके बाद संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है, जिस पर अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एफआईआर में आनंद गिरी नामजद और एफआईआर में आगा और संदीप तिवारी का नाम शामिल नहीं। हालांकि पहले खबर आ रही थी कि आगा और संदीप तिवारी महंत के साथ इन दोनों के ही विवाद चल रहे थे, लेकिन सुसाइड नोट में दोनों के नाम का जिक्र भी है। इसके बावजूद इन दोनों पर एफआईआर नहीं और प्रयागराज से जॉर्ज टाउन थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बिजनौर दौरा। सीएम के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं। एसपी दोपहर 1:30 बजे सीएम पहुंचेंगे और बिजनौर एसपी मधुसूदनपुर पर करेंगे मेडिकल का शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे सीएम पहुंचेंगे बिजनौर। एसपी ने तमाम जानकारी साझा की कि दौरे में किसी तरह का बदलाव नहीं। मधुसूदनपुर पहुंचकर मेडिकल का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही जनसभा को भी सीएम योगी संबोधित करेंगे। तमाम तैयारियां वहां की जा चुकी हैं। इसी बीच एसपी की तरफ से तमाम जानकारी भी साझा की गई कि सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। सीएम 1:30 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इस दौरान शिलान्यास किया जाएगा जौनपुर में मेडिकल सुविधाओं का और साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ ही लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। एसएसबी की साइकिल रैली का आगाज आज से शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे और 25 अगस्त से गुवाहाटी से निकली थी ये रैली और 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी। साइकिल रैली असम से राजघाट तक 2384 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसी बीच सीएम योगी की तरफ से 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी साइकिल रैली। इसी बीच सीएम योगी की तरफ से जो है इस रैली का संबोधन यहां पर किया गया है। असम से राजघाट तक 2384 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी। एसएसबी की साइकिल रैली है जिसका आज आगाज कर दिया गया है और इसी के साथ ही 2 अक्टूबर तक ये रैली जारी रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे और संबोधित करते हुए सबको शुभकामनाएं दी। 25 अगस्त को गुवाहाटी से निकली थी ये रैली और अब ये रैली असम से राजघाट तक की दूरी तय कर रही है और इसी बीच 2384 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये रैली। और इसी बीच एक खबर आपको बता दें, जो हफ्ते भर में एक अंधेरे में गांव में 7 दिनों से गांव वालों को बिजली का इंतजार। गांव में बिजली की समस्या, गांव वालों को बिजली का इंतजार और आधी पानी में गिरे बिजली के तार खंभे और एक हफ्ते के बीच जाने के बाद भी नहीं किए गए दुरुस्त। बड़ी लापरवाही यहां पर बिजली प्रशासन की देखने को मिली, जहां पर एक गांव अंधकार में डूब चुका है लेकिन अब तक कोई सुध लेने वहां पहुंचा नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली के खंभे और तार पानी में गिर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी ये समस्या दुरुस्त नहीं की गई और गांव वाले अंधेरे में रहने को मजबूर है। शिकायतों के बाद भी नहीं की गई सुनवाई। ग्रामीणों की तरफ से साफ आरोप, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। बालपुर बिजली घर से गांव को मिलती है बिजली, लेकिन
तमाम जो सुविधा है वहां पर बिजली की ध्वस्त हो चुकी है। इसके बावजूद शिकायत करने पर भी नहीं पहुंचे अधिकारी और अब तक दुरुस्त नहीं किए गए हैं ये सारे काम। हफ्ते भर से अंधेरे में जीवन व्यापन कर रहा है ये काम। और इसी बीच फिरोजाबाद की ओर रुख करेंगे। फिरोजाबाद में डेंगू से मरीजों की मौत का सिलसिला लगातार जारी। 24 घंटे में डेंगू से 12 मरीजों की मौत। फिरोजाबाद में मौत का आंकड़ा 195 पहुंचा है। 100 शैय्या अस्पताल से मरीज लौटाए जा रहे हैं। इसी बीच मेडिकल में मरीजों को नहीं किया जा रहा भर्ती। आंकड़ों को कम करने में जुटा है स्वास्थ्य विभाग, लेकिन असफल नजर आ रहे हैं क्योंकि डेंगू और वायरल बुखार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। 100 शैय्या अस्पताल से मरीज लौटाए जा रहे हैं और इसी बीच मरीजों की संख्या में भी अब इजाफा देखने को मिला है। मेडिकल में मरीजों को नहीं किया जा रहा भर्ती। एक तरफ मरीजों को अस्पताल से वापस लौटाया जा रहा है, तो वहीं आंकड़ों को कम करने में जुटा स्वास्थ्य विभाग नाकाम साबित हो रहा है क्योंकि लगातार डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी है। फिरोजाबाद से ताजा आंकड़ा सामने आया जहां 195 मरीज अब तक डेंगू का शिकार हो चुके हैं। डेंगू से मरीजों की मौत का सिलसिला भी जारी है और इसी के साथ ही अस्पताल प्रशासन की यहां पर बदहाल सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है क्योंकि मरीजों को अस्पताल से वापस लौटाया जा रहा है। 100 शैय्या अस्पताल से मरीज लौटाए गए और इसी बीच मरीजों की संख्या में इजाफा बरकरार है। मेडिकल से मरीजों को नहीं किया जा रहा भर्ती और इसी बीच मृत मरीजों की संख्या भी बढ़ चुकी है। डेंगू की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशें फिलहाल बेकरार। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी ने आज कोयला तस्करी मामले में दिल्ली में तलब किया है। अभिषेक को सुबह 10:30 बजे जामनगर हाउस स्थित ईडी के ऑफिस बुलाया गया, जहां टीएमसी नेता को जांच एजेंसी की ओर से यह तीसरा समन भेजा गया था, जिससे एक महीने की शुरुआत में ही ईडी के अधिकारियों ने 8 घंटे के अधिक समय तक पूछताछ की थी। अभिषेक के आज पेश होने की संभावना नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी द्वारा जांच एजेंसी ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस में दायर एफआईआर मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा जारी किए गए 2 अलग-अलग नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में ये कहते हुए चुनौती दी है कि क्योंकि जांच एजेंसी ईडी कोयला घोटाले की जांच कर रही है और अभिषेक बनर्जी इस मामले में पूछताछ कर रही है, लिहाजा पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिस जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। ईडी ने पहले दावा किया था कि घटक इस अवैध व्यापार से प्राप्त धन का लाभार्थी था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ताओं ने इस सिलसिले में 1 से ज्यादा लोगों से बात कर जानकारी जुटाई है और उनके बयान भी दर्ज किए गए। इन पूछताछों में घटक का नाम कई मौकों पर सामने आया और ऐसे में ईडी के अलावा सीबीआई कोयला घोटाले की जांच कर रही है। पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन के निर्यात को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन मैत्री को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर-दिसंबर के अतिरिक्त टीकों का निर्यात किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की जरूरतों को पूरा करने के बाद भारत को वैक्सीन पहल में अपना योगदान देगा और इस दौरान उन्होंने देश में जारी टीकाकरण को लेकर कहा कि अब तक यहां पर 81 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अंतिम 10 करोड़ खुराक महज 11 दिनों में दी गई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सितंबर में भारत सरकार को भारतीय कंपनियों की ओर से 26 करोड़ वैक्सीन की डोज मिले। वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है। मंत्री ने कहा है कि अगले महीने अक्टूबर में कंपनियों की ओर से सरकार को 30 करोड़ से अधिक डोज मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर के बाद कंपनियों की ओर से अधिक वैक्सीन सरकार को दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना रोधी टीके की अब तक 89.58 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। मंत्रालय की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार राज्यों के लिए 15 लाख और खुराकों की आपूर्ति प्रक्रिया जारी है। टीकों की उपलब्धता को लेकर बताया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस्तेमाल के लिए टीकों की 5.43 करोड़ खुराकें बची हैं।
और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अश्लील फिल्मों से जुड़े मामले में 2 महीने पहले गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद अब शिल्पा को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब ट्रोलिंग हो रही है। वहीं अब शिल्पा और राज के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि सोमवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राज को जमानत दे दी है। अदालत ने कुंद्रा के सहयोगी रेयान थॉर्प को भी जमानत दी। बता दें कि थॉर्प को भी जुलाई में कुंद्रा के साथ ही गिरफ्तार किया गया था। वहीं सोमवार को राज कुंद्रा को मिली जमानत के बाद भी शिल्पा ने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने लिखा है कि इंद्रधनुष ये साबित करने के लिए मौजूद है कि एक बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। राज कुंद्रा ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दाखिल करते हुए दावा किया था कि इस मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। उन्होंने याचिका में दावा किया था कि उनके कथित संदिग्ध अश्लील सामग्री निर्माण के सक्रिय रूप से शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने इस मामले में बलि का बकरा उन्हें बनाया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा को 19 जुलाई को भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। अब पश्चिम बंगाल में फेसबुक चैटिंग पर एक कपल में विवाद इतना बढ़ गया कि शख्स ने पत्नी की जान ले ली। दरअसल पति को शक था कि पत्नी चैटिंग के जरिए अन्य पुरुषों को दोस्त बना रही है। इस वजह से उनमें अनबन रहने लगी और अनबन इतनी बढ़ गई कि रविवार को पति ने गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी है। इस सनसनीखेज घटना पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सामने आई है, जहां हुगली जिले की चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट इलाके में पति रिंटू दास ने अपनी पत्नी पल्लवी दास की गला घोंटकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि क्योंकि पत्नी फेसबुक चैटिंग किया करती थी। पति को इस बात का संदेह था कि उसकी पत्नी अन्य पुरुषों के साथ फेसबुक चैट के माध्यम से दोस्ती कर रही थी। इसी वजह से उसे अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक हुआ और घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतका के शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए श्रीरामपुर गिरवाल से अस्पताल भेज दिया है। अभियुक्त रिंटू दास को भाई सिंटू दास ने भी बताया कि भाभी अच्छे स्वभाव वाली थी, लेकिन उसके भैया हमेशा भाभी पर शक किया करते थे और हर समय भाभी के साथ मारपीट और अशांति पैदा करते थे। उनके भैया द्वारा किए गए अत्याचारों से तंग आकर वो अपनी मां के साथ अपने भैया भाभी को छोड़कर कहीं चले गए थे। अभियुक्त की मां मना दास ने बताया है कि उनकी बहू पल्लवी दास को फेसबुक चैटिंग का शौक था, जिसके कारण पति पत्नी में हमेशा ही अनबन और खटपट बनी रहती थी। इस हत्या के बारे में जानकारी देते हुए चंदननगर कमिश्नरेट के डीसीपी हेडक्वार्टर प्रवीण प्रकाश ने ये बताया है कि पुलिस ने अभियुक्त पति रिंटू दास को आईपीसी की धारा 302 और 498A के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। और फाइजर ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 का उसका टीका 5 से 11 साल आयु वर्ग के बच्चों पर भी प्रभावी है और वो इस संबंध में अमेरिका से स्वीकृति लेने का प्रयास करेगा। फाइजर का ये कदम बच्चों के टीकाकरण की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। फाइजर और उसके जर्मन साझेदार बायोटेक द्वारा विकसित किए गए टीका 12 साल और उससे ज्यादा आयु वर्ग के बच्चों या वयस्कों के लिए पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन अब महामारी के प्रकोप के बीच स्कूल खुलने के कारण बच्चों का टीकाकरण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि बच्चों में डेल्टा वायरस संक्रमण का तेजी के साथ फैलता है और उनके लिए वो खतरनाक है। एलिमेंट्री प्राथमिक विद्यालय जाने वाले बच्चों के आयु वर्ग में फाइजर ने बेहद कम मात्रा के साथ ही टीके की खुराक का परीक्षण किया। ये मात्रा सामान्य खुराक के मुकाबले महज 1/3 है। फाइजर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर बिल ग्रूबर ने बताया है कि उसके टीके की दूसरी खुराक के बाद 5 से 11 साल आयु वर्ग के बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडी उतनी ही मजबूत अवस्था में थे जैसे कि वो किशोर या युवाओं में मिलते हैं। ग्रूबर ने आगे बताया कि कंपनी 5 से 11 साल आयु वर्ग के बच्चों में आपात स्थिति में टीके के उपयोग के लिए इस महीने के अंत तक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को आवेदन जारी करेगी। साथ ही कंपनी टीके के उपयोग के लिए यूरोपीय और ब्रिटिश प्राधिकरणों को भी आवेदन देगी।